हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि लैब में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। ये हमने इसमें डाइल्यूट HCl ले लिया है, ठीक है। अब इसमें जिंक मेटल थोड़ी सी हम डाल देंगे इस तरीके से। जब रिएक्शन शुरू होने से पहले ही हम इसको ऐसे कवर कर देते हैं। ये हमने जार में पानी ले लिया, अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो इसमें हम डुबो देंगे ऐसे, नहीं तो हम आराम से। इसमें हमने सोप का सॉल्यूशन ले लिया। अब आप बबल देखेंगे, रिएक्शन होगी तो देखो बबल्स आप देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन के बबल्स आपको दिख रहे होंगे। इधर कर दो कंसंट्रेट। बीच बीच में पानी में डाल देता हूँ क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो है बहुत ही गर्म हो जाती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आप देख सकते हैं बबल इसमें से निकलते हुए, और जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो चुकी है। इस समय बंद है, फट ना जाए इस वजह से पानी भी मैंने साथ में रखा हुआ है। HCl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस आप बनते हुए देख सकते हैं। मैं बीच बीच में पानी में डाल देता हूँ उसमें, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं क्लियरली बबल्स निकलते हुए, देखो हाइड्रोजन का बबल ये निकल रहा है। अब हाइड्रोजन का हम टेस्ट कर लेते हैं। इसमें माचिस की तीली जलाकर इसके पास लाएंगे तो पॉप की साउंड होगी, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, आप देख सकते हैं। आज ये हमारे पास दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन हैं, और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब एक बीकर में मैं एल्युमिनियम फॉयल डालूंगा, यानी कि एल्युमिनियम मेटल। और ये चूँकि एल्युमिनियम मेटल जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस कर देगी। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरे बीकर में मैं डालूंगा आयरन। तो आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन भी इसको विस्थापित कर देगी कॉपर को कॉपर सल्फेट में से। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको मैं शेक कर रहा हूँ ताकि रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इन दोनों के कलर चेंज हो जाएंगे। ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसमें आयरन डाला है वो तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट बनेगा। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर ग्रीनिश होता जा रहा है। और इसका कलर इसमें बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये वाइट से कलर का होता है एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसका कलर फेड होता जाएगा, ब्लू से फेड हो जाएगा और वाइटिश हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट से कलर का हो जाएगा। अब कॉपर डिस्प्लेस होनी स्टार्ट हो गई है। कॉपर जो है, कुछ कॉपर तो इस पर आयरन के जो पार्टिकल्स है उसमें जम जाएगी, बट मैं शेक करता जा रहा हूँ तो कुछ कॉपर नीचे भी इसलिए बैठ जाएगी, कुछ कॉपर मेटल। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन की इक्वेशन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसका कलर हो चुका है ग्रीन, यानी कि फेरस सल्फेट इसमें घुल चुका है। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है और नीचे इसके कॉपर मेटल है। आप देख सकते हैं, देखो कॉपर का कलर हो चुका है, रेडिश कलर की मेटल है कॉपर। नीचे कॉपर डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, कुछ जम चुकी है आयरन के ऊपर भी, जो आयरन बचा हुआ था, लेकिन कॉपर भी है इसमें। रेड कलर शोज द हियर कॉपर। अब दूसरी हम ले लेते हैं, जिसमें हमने दूसरे बीकर में हमने डाला था एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ने कॉपर सल्फेट के साथ इस तरीके से रिएक्शन किया कि एल्युमिनियम सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। एल्युमिनियम ने
कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे कॉपर आपको क्लियर दिखाई देगा डिस्प्लेस, क्योंकि या तो एल्युमिनियम फॉइल ही थी, तो कॉपर देखो नीचे आ गया है। मैग्नीशियम वायर को हम जला रहे हैं मोमबत्ती के साथ से। देखो अब ये जल चुका है। स्पिट लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये फूल जड़ी से भी बढ़िया जलता है। अगर रात को देखो, अभी दिन में कितना उजाला दे रहा है, अगर रात में जलाएंगे तो इसकी तरफ ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, आंखें ख़राब हो सकती हैं। फिर चलते चलते टूट भी जाता है। इसको किसी चिमटी की सहायता से जलाएं। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, MgO बन रहा है। ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है। टीचर के प्रेजेंस में ही इस तरह के आप जो भी है एक्सपेरिमेंट्स करें। अकेले में अगर ये गिर गया चलते चलते, जैसे देखो टूट चुका है, ताले में गिर चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत गर्मी है, जला देगा एकदम से। अब हमने एक छोटा सा पीस पोटेशियम का इसमें डाला है। ये बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। It's very violent reaction. Today we have taken sulfur on a piece of sodium. Reaction of sodium with sulfur. Highly exothermic reaction it is. Just enjoy it. And to initiate reaction, I will put a few drop of water on it, 2 or 3. Now the reaction will start on its own. You can see highly exothermic reaction here. A few drop more. Now the next is we have taken potassium permanganate and added some glycerin on it. A little bit of more glycerin, and now the reaction will begin. A little more potassium permanganate. Now reaction has started now. It is also very exothermic. It has got fire now. Now we have taken little bit of milk and added some potassium permanganate crystal in it. It seems to be that there is nothing, but just you watch it carefully. There's no reaction. Okay. Now you can see reaction has started. The milk has started boiling itself. You can see the color of the milk. Gases coming out. Heat is coming out a lot, and the milk has solidified. It is also highly exothermic reaction. Bowl has become too hot to touch, and milk is getting solid. Oh, it is too hot. Okay, now you can say it is completely solid.
Okay, let's begin. Next one, I've taken little sulfur, pure sulfur I have taken, and add magnesium wire on it, burning magnesium wire. And now you have started. Magnesium wire and sulfur both are burning, and you can see different colors, different flames here, red, yellow, and white. Now we have taken ice, and I have put some potassium permanganate on it, and now a few drop of glycerine over it. Now the reaction has started, and the smoke is coming out, but as ice is too cold, so it hasn't caught the fire, but it is about to catch fire. Now we will just burn the ice. Few drop of hand sanitizer and just light it, and now you can see fire on the ice. You can see the flame and it's burning the paper. Now we have taken a piece of sodium and kept it over on the ice. You can see the highly exothermic reaction. It has caught fire. What a beautiful fire on the ice. And never try to do this at home. It can be very risky, very dangerous. Now we have taken a conical flask and some hydrogen peroxide in it and adding potassium permanganate. Now you can see a very violent reaction. Oxygen is coming out. It is the decomposition of hydrogen peroxide. Now oxygen is coming out. Just add little bit of potassium permanganate on it, and now you can see the speed of oxygen coming out. You can feel the oxygen here, this way. Now I have taken a piece of sodium and put in a beaker full of water. You can see the movement and you can see the reaction as moving in the beaker over the water like this. Highly reactive with water. Now you can see the movement. It can burst any moment. Sodium floating because hydrogen gas is coming out. It is pushing it, and as a floating, it can burst any moment. Yeah. Just we have taken some NaOH in water in a bowl, NaOH solution in a bowl, and added a cane. Now you can see how the cane is moving. You can see here. It will melt into it. Heat is coming out. Hydrogen gas is coming out. It will dissolve on it after a few minutes. You can see here the bubbles coming out is of hydrogen gas. Hydrogen gas is coming out. Now you can see what happened to cane. The aluminum can is going to be dissolved
and now it has turned into pieces. Of what happened to it, you can see. In just a few minutes, the cane will dissolve. You can see here what has happened to it. Now we have taken some water in a beaker and added some calcium oxide CaO. And now it will start reacting highly exothermic reaction of calcium oxide with water. The beaker has become very hot and the liquid has started boiling. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया। पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट हमने ले लिया है और इन दोनों के सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यानी नाइट्रेट इधर आ गया है और ये इधर आ गया और ये उधर पहुंच गया। यहाँ आप देख सकते हैं चेंजेस ऑफ आयंस, यानी आयंस का चेंज होता है। इसमें दोनों एक दूसरे के आयंस को विस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास ये दो सॉल्यूशन हैं। ये दो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये है पोटेशियम आयोडाइड का, ये है लेड नाइट्रेट। तो मैं इसमें से एक बूंद आपको लेड नाइट्रेट में डाल के दिखाता हूं। आप देखिए क्या होगा, धीरे धीरे देखिए। देख सकते हैं आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और थोड़ा सा डालता हूं। हाउ इज इट, कैसी लगी आपको ये? अब आप देख सकते हैं कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन गया है एंड पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल है इस समय वाटर में। और ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं इसको। ये उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का आयन को विस्थापित कर दिया है। तो द्विविस्थापन, और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह है सोडियम मेटल। इसको रखते हैं हम केरोसिन ऑयल में, यानी मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये एयर से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको सोडियम मेटल निकाल के और इसको काट के दिखाऊंगा। वेरी डेंजरस मेटल है, इसको टच नहीं करना, फोर्सेप की हेल्प से पकड़ना है। और इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगा कितनी सॉफ्ट है कि इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों मेटल बड़ी सॉफ्ट होती हैं जो चाकू की हेल्प से काटी जा सकती है। आज मैं आपको सोडियम मेटल को काट के दिखाऊंगा। अब मैं इसे काट के दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट मेटल है। ये चाकू से भी आराम से कट जाती है। और देखो, तो आप देख सकते हैं कितनी शाइनी है। इसका ये पोर्शन देखिए, तो इसको हम आराम से काट सकते हैं। मेटल दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। देखिए कितनी शाइनी निकली है ना। और पीसेस कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, बड़ी डेंजरस मेटल है, इसको हाथ ना लगाएं बिल्कुल भी। अगर पानी की एक बूंद भी पड़ गई इस पर तो ये आग इसमें लग जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें पानी डाल के देखते हैं क्या होगा। जल्दा
एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड्स हाइड्रोजन आयंस देते हैं H+ आयन, एंड बेसिस OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, ये आपको पता होगा। आज मैं आपको इनकी समानताएं बताता हूँ, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। बोथ गिव्स हाइड्रोजन विद मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ दोनों ही हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने इसमें मेटल डाल दी है और दोनों ही के साथ दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हैं, तो रिएक्शन दोनों के साथ ही अभी नहीं हो पा रही है। और आपने सुना होगा, या मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। बट यहाँ रिएक्शन हो नहीं रही है, तो मुझे इसमें कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप्स वाटर ऐड करने पड़ेंगे एसिड में। बेस को तो ऐसे मैंने हिला दिया, इसमें रिएक्शन अभी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, दोनों ही गला देते हैं मेटल्स को, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं मेटल्स को, या किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ जाए उसको कोरोड कर देते हैं, क्षय कर देते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया बेसिक सॉल्यूशन, यानी थोड़ा सा नीचे रह रहा होगा NaOH, अब वो आ गया, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन एसिड बहुत ही कंसनट्रेट है, अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है मेटल के साथ। और कहते हैं कभी भी कंसनट्रेट एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए। अब देखो मैं डाल रहा हूँ वाटर, तो देखो एकदम से स्प्लैश होकर छलक रहा है ये, तो थोड़ा दूर से एक एक ड्रॉप करके डाले अगर कभी डालना हो, वरना एसिड को वाटर में डालते हैं। बट एक्चुअली हम रिएक्शन शुरू कर चुके हैं, तो हम एसिड को वाटर में कैसे डालें, तो एसिड में ही वाटर डालते हैं, लेकिन दूर से डाल लें। देखो कैसे बॉल हो जाता है वाटर डालते ही। अब चूंकि ये हो चुका है डाइल्यूट, तो इसमें रिएक्शन शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो मेटल से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बजाय कंसनट्रेट के। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ने मेटल्स को गला दिया है, मेटल्स गायब हो चुके हैं, जो मेटल्स की बॉल्स इसमें मैंने डाली थी। अब देखो वाटर डालते क्या हाल हो रहा है। तो कभी भी एसिड में वाटर ना डालें, पानी को ना डालें। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कि पानी डालते ही इसमें क्या हुआ। एक्चुअली हमारे पास तो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तो मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए बताया कि वाटर ऐड नहीं करना कभी भी एसिड में, और एसिड कितने कोरोसिव होते हैं। देखो कितनी बार ऐड करा है उतनी बार ही स्प्लैश हो रहा है, और जितनी मैंने इसमें मेटल्स बॉल डाली थी वो अब करीब करीब इसमें घुल चुकी है। तो इनसे अब इसमें मेटल की फॉइल डालना मैं एल्यूमिनियम, अब देख लीजिए ये भी सेकंडों में फिनिश हो रही है। चाहे एसिड में डाल दो चाहे बेस में डाल दो, दोनों देखो कैसे कर रही है रिएक्ट। इसमें दोनों से ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बेस में वाटर डाल दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों में वाटर डाल के देख दिया। बेस को थोड़ा सा शेक करना पड़ता है इस तरीके से, शेक करने के लिए मैंने इस ग्लास रॉड ले रखी है। अच्छा, एक मग है वाटर का, मैं जब भी शेक करता हूँ एसिड को तो इसको धो लेता हूँ, वरना दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बार बार एक दूसरे के उसमें ऐड करने से न्यूट्रलाइज हो जाएगी रिएक्शन। अब दोनों में ही मेटल घुल चुकी है, और आपके जो लेफ़्ट साइड वाला एसिड था और राइट साइड वाला बेस। कोई भी मेटल जो है किसी भी एसिड के साथ, जैसे H2SO4 है, HCl है, हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो उसको भी वाटर में रिड्यूस कर देता है। तो आज हम नाइट्रिक एसिड की कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो ये हमने इसमें नाइट्रिक एसिड ले लिया, कंसंट्रेट है, सेफ्टी मेजर्स वी हैव टू टेक। और ये मेरे पास कॉपर की एक बॉल है छोटी सी, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं रिएक्शन, आप देख सकते हैं फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की आप उसको निकलते हुए देख सकते हैं, और वाटर बनाएगा। ठीक है, अगर
हाइड्रोजन गैस इसमें जब निकलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, वो उसको दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। देखो H2O भी साथ में बन रहा है और आप फ्यूम्स देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं मैग्नीशियम वायर को। फ्यूम्स बननी शुरू हो गई है, विगरस रिएक्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स बनती हैं जब भी नाइट्रिक एसिड में कोई भी हम मेटल डालते हैं। कितनी विगरस रिएक्शन हो रही है, ये मेटल पूरी तरह घुल चुकी है तो ये शांत हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ, यानी जो नाइट्रिक एसिड है इसको हमने थोड़ा पानी डालकर डाइल्यूट बना दिया। अब ये डाइल्यूट बन चुका है तो नॉर्मल एसिड की तरह ही रिएक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस देगा मैग्नीशियम के साथ भी। तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू MgNO3 यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट। और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें से। ये मेटल है, लिक्विड स्टेट में रहती है, रूम टेम्परेचर पर भी इसकी कितनी छोटी से छोटी बूंदें बना सकते हैं हम। और देखो इसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी एक बड़ी से बूंद भी बन सकती है और छोटी भी। ये है मरकरी यानी कि पारा। ये बहुत ही हैवी मेटल है जिसका एटॉमिक मास 200.6 यूनिट होता है, जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह से 3 गुना से भी ज़्यादा है। और अगर वाटर बॉटल ले ली जाए 1 लीटर की, उसमें इसको भरा जाए तो 1 लीटर वाटर बॉटल में ये 13.5 किलो आ जाएगी। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ये जरा सी लग रही है मेटल, लेकिन इसका वेट इस समय 50 ग्राम मेटल है। तो ये मेटल है, लस्ट्रस है। इसमें मेटल की सारी क्वालिटीज़ है, बट सिर्फ ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और मेटल्स लिक्विड नहीं रहती रूम टेम्परेचर पे, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि आयंस इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, सोडियम सल्फेट मैंने इसमें ले लिया है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें मैंने ले लिया है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूं। आप देख सकते हैं दोनों ट्रांसपेरेंट है, और आप देखिए क्या होता है। व्हाइट ट्रांसपेरेंट से प्रेसिपिटेट जम गया इसमें बेरियम सल्फेट का। बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट से सल्फेट ले लिया और इसमें बन गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड बन गया। प्रेसिपिटेट जो है वो बेरियम सल्फेट का है, और सोडियम क्लोराइड इसमें वाटर के साथ घुल चुका है। दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं एक बार, ठीक है। ये 2 सॉल्यूशन है, अब मैं पूरा इसमें डालता हूं। अब आप देख सकते हैं दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और थोड़ा मिनरल ऑयल डाल लिया उसमें। अब हम इसमें एक मेटल का पीस डालेंगे ऐसे। अब मेटल जो कि सोडियम है, मिनरल ऑयल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, तो वो आराम से नीचे आ गई, लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे और ऊपर, इस तरीके से मूवमेंट उसका होता रहेगा। वाटर के साथ जब वो रिएक्ट कर रही है, देखो आप देख रहे हैं कि गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन फिर वो मिनरल के संपर्क में आ जाती है मेटल, तो फिर गैस निकलनी बंद हो जाती है। मिनरल मीन्स मिनरल ऑयल। ओके, अभी ऐसे ही ऊपर नीचे जहाँ वाटर और ऑयल मिल रहे हैं, तो वहाँ से वो नीचे नहीं जाएगी, वहीं से ऊपर होती रहेगी। फिर देखो फिर ऊपर आ गई है, और आप देख रहे हैं कि फिर नीचे जाएगी, फिर वाटर से रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर की तरफ धकेल देती है। इस तरीके से ये जब तक मेटल इसमें रहेगी
ऊपर नीचे इस तरीके से होती रहेगी। अगर खाली पानी में डालते हैं तो बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन हो जाती, टेस्ट ट्यूब फट भी सकती थी। इसको कभी ट्राई ना करें घर पे। लेकिन चूँकि अब मिनरल ऑयल है, साथ में कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, तो उस ऑयल में ऑयल से रिएक्ट नहीं करती है सोडियम मेटल, ओनली वाटर से करती है, मॉइस्चर से करती है, ऑक्सीजन से करती है। तो ऑयल में डलने की वजह से उसको ना तो वाटर मिल पा रहा है ना ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑयल में जाते ही रिएक्शन बंद हो जाती है और वाटर में जाते ही रिएक्शन शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि फिर वो मेटल ऊपर, अब फिर जैसे ही पानी के साथ टच होगी तो फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। ये देखिए ऊपर झाग इकट्ठा हो गया है। एक्चुअली क्या है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो NaOH बनाती है। NaOH रिएक्शन कर लेता है ऑयल के साथ भी और ऐसे झाग बना लेता है ऑयल में भी और वाटर में भी। इस तरीके से सोपी हो चुकी है। प्लेट में मैंने एक मेटल डाल ली है और वो मेटल बिना किसी चीज़ के अपने आप ही रिएक्ट करेगी, आप देख सकते हैं। उसने एयर से मॉइस्चर ले लिया है मेटल ने, और देखो वो रिएक्ट कर रही है धीरे धीरे। उसमें भी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, मेटल रखी है हमने सिर्फ प्लेट में और मेटल ने रिएक्शन करनी शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। इस मेटल का नाम है सोडियम। इसे हम चाकू से काट भी सकते हैं, सॉफ्ट है, बहुत ही रिएक्टिव है। अगर टच कर देंगे इसको तो बस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी इस मेटल में, क्योंकि हाथ से मॉइस्चर ले लेगी। हाईली रिएक्टिव है, नेवर टू टच इट। इसको कभी टच ना करें, दूर से देखें। अगर इसमें 1 चम्मच के बराबर पानी डाल दिया या 2-4 बूंदे तो इसमें आग लग जाएगी अभी। और अगर इसे 1 बाल्टी पानी में डाल दिया तो विस्फोट हो जाएगा। मैं इसलिए स्लो रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको कि अपने आप ही हो रही है ये रिएक्शन। इसको मैंने मॉइस्चर वाले रूम में रख दिया है। आज थोड़ा मॉइस्चर था बिकॉज इट रेन टुडे, तो अब ये मॉइस्चर ले रही है। देखो आप देख सकते हैं कैसे इसने मॉइस्चर को ले लिया और रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसमें से निकल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस है हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर हल्की सी इसमें मैंने माचिस लगा दी तो आग लग जाएगी हाइड्रोजन गैस में। वेरी डेंजरस टू टैकल दिस मेटल। इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं, मिनरल ऑयल के अंदर डुबो कर रखते हैं, इसको शीशी में बंद करके रखते हैं। खुले में रखेंगे तो ऐसे ही विस्फोट हो जाएगा। अब रिएक्शन फास्ट हो चुकी है। अब मैंने इसमें 1 बूंद पानी टपकाने की सोच रहा हूँ, ताकि ये लो मैंने इसमें 1 बूंद पानी डाल दिया है। अब ये रिएक्शन देखो कितनी फास्ट हो गई पानी डालती। 1 की बूंद डाला था, अगर 4-5 बूंद डाल देता तो ये बस्ट हो जाती, आग लग जाती इसमें। अब देखिए मेटल का लिक्विड बन चुका है, कैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें से। अगर इसको खुले में रख दें मेटल तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जिस जगह रखी जाएगी उस जगह को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगी। Fun with chemicals. I just want to show you how is a conical flask। इसमें क्या है, आप कलर देखते समझ गए होंगे कि MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट मैंने इसमें घोल रखा है। 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल लेने हैं, आप और पास से देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये मेरे पास है सिंपल ग्लास। मैं इसमें ग्लास में थोड़ा सा डाल दूंगा, ऐसे मैंने पोर कर दिया इसको, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं। अब एक सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें सिर्फ 1 ग्राम के आसपास NaOH और 2 ग्राम के आसपास मैंने चीनी डाली है इसमें। तो ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं इसमें इसको मिलाता हूँ। अब मैंने अब इसमें मिला दिया है। नाउ जस्ट यू सी द चेंज इन द कलर। ग्रीन हो गया है, ग्रीन ट्रैफिक लाइट की तरह ये चेंज करेगा अपना कलर। अब ये ग्रीन हो गया है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। देखते देखते इसका कलर फिर दोबारा से चेंज होगा। जितनी देर में ट्रैफिक लाइट चेंज होती है उतनी ही देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए आप इसको, कुछ हो रहा चेंज। अब
येलो से ये ऑरेंज की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये ऑरेंज हो रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ पहले के और इसमें अब कितना डिफरेंस आ गया है। आप देख सकते हैं हाउ मच डिफरेंस इज देयर। तो दीज आर द अमेजिंग टेक्स्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आप बने रहिए चैनल के साथ और आपको रोज हम कोई ना कोई अमेजिंग एक्सपेरिमेंट लाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर ऑरेंज हो चुका है। एक बार और मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने फ्लास्क में ही डाल दिया है पूरा। फ्लास्क में डाल दिया पूरा। अब आप देखिए एकदम से कलर ब्लैक से ग्रीन, कितनी जल्दी ग्रीन हुआ। ग्रीन से येलो हो गया। अब येलो से ऑरेंज। तो इट इज चेंजिंग लाइक ट्रैफिक लाइट्स। नाउ गेटिंग ऑरेंज। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। देखो मेरे पास ये सिरिंज है। आप सोचोगे कि इंजेक्शन लगाना सिखाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, ऐसे वाटर ले लिया है और इसमें सुई वापस लगा दी है। अब ये वाटर बॉईल होगा इसके अंदर, ठीक है। इट विल बॉईल, उबलना शुरू हो जाएगा आपके सामने है, ठीक है। मेरे पास सिरिंज में पानी है। अब ये नॉर्मल वाटर है। अब देखो ये थोड़ी देर में उबलने लगेगा इसके अंदर ही। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा बोलते हुए। एक और एक्सपेरिमेंट हम दिखाते हैं आपको स्मोक का, बहुत बड़े। यू विल एंजॉय डेफिनेटली। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एल्युमिनियम फॉइल चाहिए और 5-7 तीलियां चाहिए माचिस की। एल्युमिनियम फॉइल में हम 5-7 माचिस की तीली ले लेते हैं, ऐसे देखो। और साथ में पेंसिल लगा लिया हमने सपोर्ट के लिए। और माचिस की तीली का जलने वाला भाग ऊपर की तरफ रखा और फोल्ड कर लिया इसको। और बाद में पेंसिल को निकाल देंगे हम। अब ये हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, हमने इसको फाड़ दिया, ठीक है। आप पूरा भी फोल्ड कर सकते थे अगर। अब माचिस तीली रह गई, उसमें पेंसिल हमने निकाल दी है। अब इसको ऐसे रख देंगे हम, जिसमें भी हमें कोल्ड स्मोक जिस भी बर्तन में चाहिए वो उसको हम रख लेंगे। जहाँ माचिस थी जलने वाला सिरा, वहाँ से हम जला रहे हैं इसको। अब इसमें कोल्ड स्मोक से भर जाएगा ये। देखो ये भर चुका है कोल्ड स्मोक से। अब हम कोल्ड स्मोक के हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं कर सकते हैं, उसमें बनाएंगे हर बार इसी तरह से। अब हमने लेज़र लाइट ले लिए। लेज़र लाइट ये आप कोई भी ले सकते हैं, मोबाइल की लाइट। तो देखेंगे कि आपको पाथ विजिबल हो जाता है धुएं की वजह से। इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये क्या है कि अब जैसे ये खाली है तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है, लाइट पास हो रही है, लाइट का पाथ नहीं दिख रहा। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जो कण हैं धुएं के या डस्ट के जो भी हैं वो विजिबल हो जाते हैं। अब देखो ये कोल्ड है स्मोक, तो इसको हम दूसरे गिलास में भी डाल सकते हैं आराम से। देखो हमने डाल दिया, धीरे से, हिलाना नहीं है ज़्यादा। तो आराम से दूसरे ग्लास में, बीकर में डाल दिया हमने। दिस इज़ द कोल्ड स्मोक। अगर गर्म होता है स्मोक तो सीधा ऊपर की तरफ चला जाता। हल्का फुल्का देखो मूवमेंट तो करेगा ही। अब दोनों ही टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। दोनों में ही लाइट का पाथ है वो दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। अब दोबारा से हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो फिर हमें कोल्ड स्मोक की ज़रूरत होगी।
तो हर बार वैसी बनाना, सावधानी से बनाएं, कई बार हाथ में भी देखो ऐसे लग जाती है, तो थोड़ा सावधानी से आप करें इन प्रेजेंस ऑफ सब एक्सपीरियंस पर्सन और टीचर। अब इसमें हमने आइसो प्रोपाइल स्प्रे कर दिया, इसको तो बड़े ध्यान से करना। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल इसको स्प्रे कर दिया हमने इसमें। अब माचिस की तीली मुंह पीछे रखें, देखो धुआं गायब हो चुका है ना। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। आज हम आपको मिश्रण के टाइप्स बताएंगे। मिश्रण 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी मिक्सर आर 3 टाइप्स, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सबसे पहले सॉल्यूशन बना के दिखाते हैं। ये हमारे पास वाटर है और ये हमने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐसे डालनी और इसको हमने ऐसे ऐसे ला रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, देखो नीचे अभी घुल रही है, लेकिन जो ऊपर है होमोजीनस। सॉल्यूशन इज होमोजीनस, यानी समांगी है, सारे इसके अंग एक समान है, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल घुल जाते हैं। ठीक है, इसमें जो इसका पार्टिकल्स है, इसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, नेकेड आई से नहीं हम देख सकते। ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, और इसको अगर हम सेटल कर देंगे, रख देंगे, तो इसके पार्टिकल्स सेटल्स नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। ये कुछ इसकी क्वालिटीज हैं। अब जब तक ये तैयार हो रहा है, हम मिक्सर का दूसरा जो होता है टाइप, यानी कि कोलाइड बना के दिखाएंगे। इसके लिए हमने पानी लिया है, इसमें 1 ड्रॉप या कुछ ड्रॉप्स मिल्क डाल देते हैं, तो मिल्क डाल के ऐसे हो गया। देखो बच्चों, देखने में तो ये भी होमोजीनस लग रहा है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इससे कि ये भी होमोजीनस वो भी होमोजीनस, लेकिन ये हेटेरोजीनस है। कोलाइड जो है हेटेरोजीनस होता है, ये रखने पर इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी ये ऐसे कैसे रहेगा, ये भी स्टेबल है। इसमें जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूशन से थोड़े बड़े और सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं। ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम वो और तैयार कर लेते हैं सस्पेंशन। इसके लिए बेटा हमने वाटर लिया है और ये सॉइल लिए, नॉर्मल सॉइल ले लो, रेत ले लो, आटा ले लो, कुछ भी चीज ले लो जो मिक्स ना होती है, वो हमने इसमें 1 चम्मच करीब डाल दिया और उसको खूब चला दिया। इसके कण आप देख सकते हैं, इसके कण 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और ये नेकेड आई से भी हमें विजिबल दिखाई देते हैं। अब मैं आपको लाइट पास करके इसमें से दिखाता हूं। ये हमारा ये सॉल्यूशन क्लियर है, बिल्कुल होमोजीनस ट्रांसपेरेंट। ये कोलाइड ट्रांसल्यूशन, और इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो आई से नहीं दिखाई देंगे। ये हमारा सस्पेंशन है, इसके पार्टिकल्स आपको आई से दिखाई दे रहे हैं और अगर हम इसको रख देंगे तो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब मैं आपको टिंडल इफेक्ट दिखाता हूँ उसमें कैसे होता है। ये टॉर्च चाहिए हमें इसके लिए, और देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन से करते हैं, तो पाथ विजिबल नहीं होता। अब हम इसको कोलाइड में लाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका पाथ विजिबल हो रहा है, और पास लिया उसको, इसका पाथ विजिबल है, लाइट का पाथ। अब हम इस पे लाते हैं इसको, इसमें भी जो पार्टिकल्स है, जब हम इसको चलाएंगे तो इस पर थोड़ा सा दिखाई देगा, देखो पाथ दिखाई दे रहा है इसको, क्योंकि जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन वैसे ही टिंडल इफेक्ट शो करेगा। देखिए जब पार्टिकल्स ही नीचे बैठ जाएंगे तो कैसे टिंडल इफेक्ट दिखाई देंगे। अब ये जो पाथ है लाइट का वो दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा, इसमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि सॉल्यूशन है। तो तीनों की आपको क्वालिटीज पता चल गई होंगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सल्फर है यानी एलिमेंट सल्फर, ये आयरन है, ये प्योर एलिमेंट है, ये प्योर एलिमेंट है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं ऐसे,
और इसको हम ऐसे ले लें। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, दिस इज प्योर सब्सटेंस, दिस इज प्योर एलिमेंट, दिस इज प्योर एलिमेंट। ये शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं इसको भी शुद्ध पदार्थ। ये होगा हमारा मिक्सचर। मिक्सचर कई तरह के होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब आपको ये मिक्सचर दिखा दिया। अब देखो मिक्सचर को उसके अवयवों यानी कंपोनेंट से अलग किया जा सकता है। कई तरीके हैं, जैसे मैं इसके पास मैग्नेट ले आया, देखो आयरन से अलग हो गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये आयरन बिल्कुल अलग हो गया और ये सल्फर सल्फर बचा, ठीक है। अब ये अलग हो गया, ठीक है। अब हम इसको फिर मिक्स कर लेते हैं, फिर ये मिक्सर बन गया। अब हमें एक बर्नर चाहिए, तो हम एक बर्नर ले लेते हैं, स्पिट लैम्प ले लेते हैं हम, स्पिट लैम्प काम कर जाएगा। स्पिट लैम्प जला लेता हूँ मैं। अब एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब उसमें जो ये मिक्सचर मैंने बनाया था आयरन का और सल्फर का, वो उसमें डाल लेता हूँ। मिक्सचर से हम यौगिक बनाएंगे, क्योंकि मिक्सचर को अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिक के कंपाउंड्स को अलग नहीं किया जा सकता। तो आयरन सल्फाइड नाम का यौगिक यानी कंपाउंड बन जाएगा इसको जब हम गर्म करेंगे आयरन और सल्फर को। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है वो अपनी तरफ ना हो, न किसी और की तरफ, क्योंकि वो बाहर छलक सकता है। अब आयरन सल्फाइड बनने वाला है और हम इसे धीरे से सावधानी से स्टीरर की हेल्प ले लेंगे या फिर वैसे भी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा यौगिक जो है वो कैसा बना है, क्या इस पर मैग्नेट असर करता है या नहीं। अब ये बन चुका है और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो ये आयरन पाउडर है ब्लैक कलर का, ये येलो कलर का सल्फर पाउडर है, ये इसका मिक्सर है जैसे मैंने बनाया था। अब इसको गर्म करा जब हमने, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन चुका है, जिसको कहते हैं फेरस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है। ये आयरन सल्फाइड हमारा बन चुका। अब इसकी प्रॉपर्टी, ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस है, ये होमोजीनस है, ये होमोजीनस, यानी एलिमेंट और यौगिक होमोजीनस होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अब अलग हो चुकी है, ठीक है। और अब इसमें कोई भी मैग्नेट काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर भरा हुआ आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगा, तो आप देखना क्या होगा। ये ऐसे हिला दिया, ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट हो चुका है ब्लू कलर में, और ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से गर्म हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि जो व्हाइट कलर था वो उसका मैंने वाटर निकाल दिया था कॉपर सल्फेट का। ओके, मैं भी आपको बताता हूँ। ये है CuSO4, एक मॉलिक्यूल में 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जब हम इसे गर्म कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास एमॉर्फस ये बचेगा जो कि वाइट कलर का होता है, वाइट कलर, ठीक है। और
हम अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करें Fe यानी आयरन, तो ये बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है। अब इसमें को हम गर्म करेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। घी से ताकि नीचे का ऊपर हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है। देखिए कलर इसका इसका वाइट हो गया पूरा, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, ये मोमबत्ती को हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म होगा। अब देखो जहाँ जहाँ पानी डलेगा या वहाँ वहाँ बिल्कुल नीला होता रहेगा। इसका नीला कलर वापस आ गया पानी डालने से। अब मैंने कॉपर सल्फेट का विलियन बना दिया, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें आधा चम्मच कॉपर सल्फेट घोल दिया। अब इसमें मैं आयरन, नेली आयरन की फिलिंग्स डालूंगा, यानी लोहे का बुरादा या आयरन, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। अब मैं इसमें कुछ कीले डालता हूँ। इस समय मेरे पास कीले ही हैं उपलब्ध, इसमें मैंने कीले डाल दिए ये, और इसको हिला दिया ऐसे। अब ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट इसका कलर चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लिक्विड का कलर जो है वो ग्रीन सा हो गया, पेल ग्रीन, और जो कीले हैं वो ब्राउन कलर की हो गई हैं, यानी कीलों में तो कॉपर जम गया है और लिक्विड जो है ये फेरस सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट से आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और फेरस सल्फेट बना दिया। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है वो कम एक्टिव मेटल के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट। आयरन की जगह जिंक डालते तो जिंक भी कर देता, ठीक है ना। आज मैं आपको बर्फ़ एकदम से कैसे जमाएं, बर्फ़ जमते हुए देखना चाहते हो तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। इसके लिए मैंने एक मिनरल वाटर की बोतल ली है, सुपर चिल्ड, उसको ठंडा कर लिया है 2-3 घंटे फ्रीजर में, ठीक है। अब ये पानी है हमारे पास और कटोरी में एक छोटा बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया है। अब मैं धीरे धीरे इसको कटोरी में डालूँगा, स्लोली, ज़्यादा हिलाना नहीं है बोतल को। और ये बर्फ़ जमनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बर्फ़ का एक छोटा सा पहाड़ बन रहा है। इंस्टेंट आइस। थोड़ा सा और ठंडा होता पानी तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता। आप इसको घर पे कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको मिनरल वाटर की बोतल लेनी है, उसको खोलना नहीं है। फ्रिज में 4-5 घंटे फुल पे करके रख दें और उसके बाद थोड़ी सी आइस लेकर उसके ऊपर आप ऐसे घेरेंगे तो एकदम से जम जाएगा। वी विल मेक मिल्क रेनबो। ओके, इसके लिए हम थोड़ा सा मिल्क लेते हैं प्लेट में और उसमें कुछ फूड कलर्स डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स डिफरेंट कलर्स की। अब हम एक कॉटन का स्वैब लेंगे और उसको हम
डिश वॉश सोप या किसी भी लिक्विड सोप में डिप करके इसमें रख देंगे बीच में। आप देखिएगा कैसे ये मिल्क की सरफेस टेंशन को एकदम कम कर देता है। मूवमेंट ऑफ द कलर्स शोज दिस, एंड सोप कैसे रिएक्ट करता है मिल्क के फैट के साथ। Just you can see here with the help of this milk rainbow experiment. आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट आपको थोड़ा मिल्क, फूड कलर और कॉटन चाहिए और लिक्विड सोप, नथिंग एल्स। लावा लैम्प कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए या कोई भी बॉटल, उसमें 2-1 इंच के करीब वाटर भर लें और ऑयल ले लें, ट्रांसपेरेंट ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल कोई सा भी, और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दें और पैपफिज की या डिस्प्रिन की टैबलेट तोड़ के डाल दें और आपका लावा लैम्प हो जाएगा तैयार इस तरीके से। कलर आप अपनी चॉइस का ले लें, कोई भी जैसा भी आप चाहें कलर ले सकते हैं। 2-3 बना लें अलग अलग कलर्स के, मिक्स कर लें, थोड़ा स्पार्कल भी डाल सकते हैं, है ना। मैंने इसमें डिस्प्रिन डाली है तो थोड़ा कम बबल आ रहे हैं, आप पैफेज की डाल लेंगे तो और ज़्यादा कलर आने लगेंगे। अच्छा, बॉटल अपने हिसाब से ले लें, जितनी डेकोरेटिव बॉटल लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा लाइट लगा लें, मैंने देखो इसके नीचे लाइट लगा रखी है फ़ोन की, आप कोई टॉर्च लगा सकते हैं। मैग्नीज हेप्टॉक्साइड, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है, एंड इसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक एक्सप्लोसिव होती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये ग्लव्स भी चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है एक तरह का, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ग्लव्स में भी आग इसमें लग सकती है। अब एक लीफ ले लिए मैंने, लीफ में कुछ ड्रॉप डाल के देखता हूँ। वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, लीफ में, हरी पत्ती में भी आग लग चुकी है और पिंक फ्यूम्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ विगरस रिएक्शन करता है। अगर लकड़ी पे डालेंगे तो एकदम से आग लग जाएगी और एक्सप्लोजन भी होगा। एक बार और मैं ट्राई करता हूँ इसको, आप ट्राई मत करिएगा कभी भी, क्योंकि अगर हाथ पे जरा भी एक ड्रॉप भी लग गई तो ये चला देगा हाथ को बुरी तरह से। अब मैंने कुछ लीव्स और लिए, एक बार और ट्राई करता हूँ। एकदम से पत्तियों ने आग पकड़ ली है और बहुत ही खतरनाक रिएक्शन हो रही है, इट्स वेरी डेंजरस। अभी मैग्नीज हेप्टॉक्साइड कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट आप सिर्फ रिएक्शन को एंजॉय करिए, इसको करने का प्रयास मत करिएगा।